डायरेक्टर संजय गुप्ता बॉलीवुड के वो डायरेक्टर जिन्हें हॉलीवुड की क्लासिक फिल्म्स की बॉलीवुड रीमेक्स बनाने के लिए जाना जाता है। कोचिन की पूरी फिल्मोग्राफी में ऑलमोस्ट हर एक फिल्म या तो किसी हॉलीवुड फिल्म से इंस्पायर्ड है या फिर उनकी अनऑफिशियल रीमेक है। बंदे ने डायरेक्टर क्वेंटिन टेरेंटिनो से लेकर कोरियन क्राइम फिल्म्स तक सबको छाप रखा है। एंड अगर तुम नहीं जानते तो ये वही बंदा है जिसने 2003 में रिलीज हुई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कोरियन एक्शन थ्रिलर फिल्म ओल्ड बॉय को हिंदी में जिंदा नाम से रीमेक किया था, जिसे देखने के बाद डायरेक्टर पार्क चिन-वुक ने जिंदा रहने से मना कर दिया। बोला ये दिन देखने के लिए मैंने मूवीज थोड़ी बनाई थी। लिटरली जिंदा वाज ए वेरी पैथेटिक अटेम्प्ट एट रीमेकिंग ए कल्ट क्लासिक लाइक ओल्ड बॉय। इट्स एन एब्सोल्यूट नाइटमेयर फॉर सिनेफाइल्स। बट डिड यू नो संजय गुप्ता ने जिंदा बनाने से पहले भी एक फेमस हॉलीवुड फिल्म को रीमेक कर रखा था, जिसे वो आज भी इंटरव्यूज में इंस्पिरेशन बताते फिरते हैं। साल 2002 में संजय गुप्ता ने एक एक्शन थ्रिलर फिल्म कांटे बनाई, जो फिल्म क्वेंटिन टेरेंटिनो की 1992 में रिलीज हुई डायरेक्टर डेब्यू फिल्म रिजर्वोयर डॉग्स की हिंदी एडेप्टेशन थी। इस फिल्म को पूरी तरह से लॉस एंजल्स में शूट किया गया विद एन ऑल स्टार कास्ट इंक्लूडिंग अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, लकी अली, हाँ वही ओ सनम वाले सिंगर, कुमार गौरव एंड महेश मांजरेकर, ऑब्वियसली विथ हिज आइकॉनिक सिग्नेचर पोज। भाई पूरी फिल्म के दौरान अगर मुझे किसी चीज ने सबसे ज्यादा एंटरटेन किया है तो वो है महेश मांजरेकर का कैरेक्टर। अगर तुम्हें लगता है कि भाईजान की वांटेड मूवी वाला कैरेक्टर महेश जी का सबसे ज्यादा गोटे ठरकी वाला कैरेक्टर है, तो इस फिल्म में उनका बली वाला कैरेक्टर तो उससे भी 2 लेवल ऊपर है। फिल्म की कहानी लॉस एंजल्स के बैकड्रॉप में सेट है, जहाँ 6 इंडियन बंदे मेजर, अज्जू, मार्क, एंडी, बली एंड मेक अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। बट एक दिन अचानक से पुलिस इन सबको एक ट्रक चोरी के केस में अरेस्ट कर लेती है, वो भी बिना किसी सॉलिड प्रूफ के। बस किसी विटनेस ने बोला था कि ट्रक चोरी वाले क्राइम सीन पर एक इंडियन मौजूद था एंड इतनी सी बात पे पुलिस ने इनको उठा लिया बिकॉज ये इंडियन है। जिसके बाद एक एक करके पुलिस इन सब से पूछताछ करती है, कुछ सवाल पूछती है, जहाँ हर एक सवाल का संजय दत्त सिर्फ एक ही जवाब देता है कि तेरी बीवी के साथ। सुबह 6 बजे कहाँ था? इसकी बीवी के साथ। क्या कर रहा था? मारा रहा था। ट्रक कहाँ है? इसके घर के बाहर भूल आया हूँ। तो किसको पता है? इसकी बीवी को पता। योर वाइफ। पुलिस का बिना किसी सबूत के इस तरह से सबको अरेस्ट करना एंड इतना प्योर रेशियल बिहेव करना सबको बहुत ही ज्यादा हर्ट करता है। एंड इस ह्यूमिलेशन के बाद सब पुलिस के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और पुलिस से रिवेंज लेने का डिसाइड करते हैं, जिस रिवेंज में वो एक बैंक रोबरी का प्लान करते हैं, जिसमें उन्हें LAPD का पेरोल चुराना है, जहाँ बदले की आग के अलावा इस चोरी के पीछे सबके अपने अपने कुछ पर्सनल मोटिव्स भी हैं। जैसे मेजर अपनी बीमार वाइफ का ट्रीटमेंट करवाना चाहता है, अज्जू एक स्ट्रीट स्मार्ट गैंगस्टर है जो रिवेंज लेना चाहता है, मार्क अपनी गर्लफ्रेंड लीजा के साथ एक नई लाइफ शुरू करना चाहता है, जहां बली अपनी मेंटली डिसेबल्ड सिस्टर के लिए सपोर्ट चाह रहा है, वहीं एंडी को अपने बच्चे की कस्टडी के लिए पैसे चाहिए। एंड अगर बात करें मैक की तो वो इन सब में सबसे मिस्टीरियस बंदा है जिसकी कोई बैक स्टोरी नहीं है। सो सारे वहीं बैठे बैठे पुलिस से रिवेंज लेने के लिए एक रोबरी प्लान करते हैं, जिसमें पहले तो सभी की फट रही थी, चोरी के लिए किसी ने भी हाँ नहीं किया। लिटरली सुनील शेट्टी ने तो सीधा संजय दत्त के मुंह पर ही कह दिया कि तकदीर वो छिना ले जो मेरे साथ नहीं सोती। तकदीर तेरा बिस्तरा गर्म करना चाहती है और तुझे सोफे पे सोना है। तकदीर वो छिना है जो मेरे साथ नहीं सोती। डैम भाई, डायलॉग्स लिखने वाले ने क्या गजब लिखा है। बट फिर मेजर के हाँ करने के बाद सारे लोग चोरी के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद प्लान बनता है, ट्रेनिंग होती है, मस्त स्टाइल में बैंक रोबरी शुरू होती है। लेकिन जैसे ही वो पैसा लेकर भागने वाले होते हैं वहाँ पुलिस आ जाती है, जिसके कारण फुल ऑन गन फायर सीन शुरू हो जाता है। धड़ाधड़ गोलियां चलती है, जिसके बाद थोड़ी और गोलियां चलती है एंड फिर इसके बाद थोड़ी और गोलियां चलती है। लिटरली भाई इस सीन में गोलियां चले ही जा रही थी, जिसमें ना ही तो इनकी गोलियां खत्म हो रही है एंड ना ही किसी को गोली लग रही है। हाँ बस एंड में मेजर को बचाते वक्त मैक को गोली लगती है, मगर उससे पहले तो इन्होंने सैकड़ों गोलियां वेस्ट कर दी एंड एंड में लगी भी तो सिर्फ एक। भाई इतनी गोलियों में तो 2 पड़ोसी देशों के बीच अच्छा खासा युद्ध हो जाता। लिटरली भाई ये वाला फाइट सीन बहुत ही ज्यादा लंबा था, जिसके बाद सारे प्लान के मुताबिक एक एक करके एक वेयर हाउस में इकट्ठा होते हैं, जहाँ सबके बीच थोड़ी नोकझोंक होती है, थोड़ी मस्ती मजाक होती है, जिसमें अज्जू बताता है कि उसने फाइट के दौरान एक पुलिस वाले को किडनैप कर लिया था, वही पुलिस वाला जिसने शुरुआत में इन्हें अरेस्ट किया था। इसीलिए सभी लोग मिलकर उसकी तगड़ी धुलाई करते हैं एंड उसे पूछते हैं कि आखिर वहाँ पुलिस आई तो आई कैसे। एंड फिर आता है फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट। वो पुलिस वाला बताता है कि तुम 6 लोगों में से ही कोई ना कोई एक गद्दार है, तुम में से ही एक बंदा पुलिस वाला है एंड उसी ने बैंक में वहाँ पर पुलिस को बुलाया था। ये सुनकर सबको बहुत ही बड़ा शौक लगता है एंड सभी एक दूसरे पर डाउट करने लग जाते हैं कि वो पुलिस वाला है कौन, हु इज द इम्पोस्टर। लिटरली अमंग अस वाली सिचुएशन हो जाती है, अब सबको मिलकर बस इम्पोस्टर ढूंढना है। एंड अगर तुमने फिल्म
फिल्म को थोड़ा सा भी ध्यान से देखा है या फिर जो पिछले 5 मिनट से मैं नॉन स्टॉप समरी सुना रहा हूँ उसे थोड़ा सा भी ध्यान से सुना है तो यू कैन इजिली फाइंड हिम। हाँ, तुम पुलिस वाला ढूंढ सकते हो। एंड अगर ढूंढ लिया तो वीडियो को यहीं पोस्ट करके नीचे कमेंट्स में उसका नाम लिख दो। मैं भी तो देखूं आखिर तुम्हारा डिटेक्टिव दिमाग कितना काम करता है। इसमें ऑब्वियसली चोर वही होगा जिसकी हमें बैक स्टोरी नहीं दिखाई गई। हमें इन 5 कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी पता है सिवाय इस एक की। फिल्म में शुरुआत से ही मेक के कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस हो दिया गया है। मेक कौन है, कहां से आया, इसकी क्या कहानी है, हमें कुछ भी नहीं पता। मगर इतने सिंपल केस के बावजूद भी फिल्म की एंड तक ये 5 कैरेक्टर्स पुलिस वाले को नहीं ढूंढ पाते, जो कि काइंड ऑफ समझ भी आता है बिकॉज शुरुआत से ही सारे कैरेक्टर्स आपस में बहुत ही ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड थे। ऐसे में इन्हीं का आपस में एक दूसरे पर शक करना कहीं ना कहीं कहानी की लोर को जस्टिफाई नहीं कर पाता। इसी वजह से लगभग फिल्म की एंडिंग तक सब उस पुलिस वाले को ही ढूंढ रहे होते हैं, जहाँ थोड़ी देर बाद अज्जू को थोड़ा थोड़ा मेक पर डाउट होता है कि शायद यही पुलिस वाला है। मगर मेजर ये बात मानने को तैयार नहीं था कोज मेक ने खुद की जान खतरे में डालकर मेजर की जान बचाई थी। उसने मेजर के लिए अपने सीने पर गोली खाई थी एंड इसी के चलते फाइनल में एक गजब का स्टैंड ऑफ होता है बिकॉज अब मेजर और मेक एक साइड हैं एंड अज्जू और मार्क एक साइड हैं एंड सबके सब एक दूसरे पर गन्स पॉइंट करे खड़े हैं। जहाँ इसी पोजीशन में सबके बीच थोड़ी बहुत कॉन्वर्सेशन होती है बट एंड में अज्जू मेक पर गोली चला देता है, जिसके कारण मेजर अज्जू पर गोली चला देता है एंड अज्जू को गोली लगते ही मार्क मेजर पर गोली चला देता है एंड लास्ट में मेक मार्क पर गोली चलाते हुए ये शूट आउट का सर्कल कंप्लीट कर देता है। भाई एंड में इस तरह से सभी कैरेक्टर्स का आपस में ही गोली मारकर मरना एक अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन देता है। जहाँ लास्ट में मरते वक्त मेक मेजर को बताता है कि वही पुलिस वाला था एंड रोबरी के टाइम पुलिस को भी उसी ने इन्फॉर्म किया था। मैनू माफ करी मां मेरी इस जन्म तेरा। जिस बात को सुनते ही ऑब्वियसली मेजर को बहुत ही बड़ा रिग्रेट होता है बिकॉज उसी की वजह से वो सारी मारी गई एंड इसी गिल्ट के साथ वो मेक को हेडशॉट मार देता है। मतलब ये 4 आपस में ही लड़कर मर गए एंड बल्ली को मेक ने पहले ही गोली मार दी थी। अब बचा सिर्फ एंडी जो सारे पैसे लेकर वहां से फरार हो जाता है। मगर एंड में हमें दिखाया जाता है कि एंडी के पीछे भी पुलिस पड़ी हुई है, सो मे भी उसे भी पुलिस ने पकड़ लिया होगा। अब देखो एज यू नो ये मूवी बहुत सी वेस्टर्न क्राइम फिल्म से इंस्पायर्ड है जैसे हीट एंड यूजुअल सस्पेक्ट्स, बट मोस्टली इट इज इंस्पायर्ड बाय टेरेंटिनोज रिजर्वोयर डॉग्स बिकॉज डॉग्स में भी सेम इसी तरह से 6 क्रिमिनल्स होते हैं जो बैंक में चोरी करते हैं। जहाँ पुलिस आ जाती है वो भागकर वेयर हाउस जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि उनके बीच एक पुलिस वाला है। सब एक दूसरे पर शक करते हैं, शूट आउट होता है एंड सबके सब आपस में ही लड़कर मर जाते हैं। एंड यही नहीं, एवन इसके कई शॉट्स एंड सीन्स भी रिजर्वोयर डॉग से सेम टू सेम मैच करते हैं। जैसे इसका ओपनिंग सीक्वेंस जहाँ सारे कैरेक्टर्स एक जगह इकट्ठा होकर कुछ डिस्कस कर रहे हैं, सेम इसी तरह डॉग्स में भी सारे कैरेक्टर्स एक कैफे में बैठे बैठे कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। जिसके बाद दोनों ही मूवीज में टाइटल कार्ड्स आते हैं, वो भी बिल्कुल सेम टू सेम थे एंड कांटे का सेकंड हाफ तो एज यू नो टोटली रिजर्वोयर डॉग्स ही है। बट दोनों मूवीज में इतनी ज्यादा सिमिलरिटीज होने के बावजूद भी कांटे रिजर्वोयर डॉग से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट फील होती है। बिकॉज कांटे को एक बॉलीवुड कमर्शियल बनाने के लिए डायरेक्टर संजय गुप्ता ने इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स का तड़का दिया जो एक रीमेक होने के बावजूद भी इसे ओरिजिनल वाली फील देते हैं। जैसे कांटे में हर एक कैरेक्टर का अपना अपना नाम था एंड उनकी अपनी अपनी बैक स्टोरीज थी, जिसकी वजह से फिल्म में बहुत सारे सब प्लॉट्स ऐड हो जाते हैं। लाइक मेन कहानी के अलावा भी हर एक कैरेक्टर की अपनी अपनी अलग अलग कहानियां चल रही थी, जिसके कारण हम फिल्म के सारे कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्टेड हो पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रिजर्वोयर डॉग्स में ना ही तो किसी कैरेक्टर का कोई ओरिजिनल नेम था एंड ना ही किसी की कोई हिस्ट्री थी, जिससे हम उन कैरेक्टर से उतना कनेक्ट नहीं हो पाते जितना हम कांटे वाले कैरेक्टर से होते हैं। बिकॉज इन कैरेक्टर्स की बैक स्टोरीज ना होने के कारण हमें पता ही नहीं कि कौन सा कैरेक्टर किस तरह का आदमी है एंड वो क्या क्या कर सकता है। बट कहीं ना कहीं यही चीज रिजर्वोयर डॉग्स का सबसे स्ट्रॉन्ग एंड बेस्ट पॉइंट भी है बिकॉज रिजर्वोयर डॉग्स का पूरा मजा ही उसकी मिस्टीरियस स्टोरी टेलिंग में आता है। टेरेंटिनो की मूवीज अपनी नॉन लाइनियर स्टोरी टेलिंग के लिए तो जानी जाती है। फिल्म में किसी भी कैरेक्टर की रियल आइडेंटिटी को रिवील ना करते हुए सबको बस कलर्स का नाम दिया गया था, लाइक मिस्टर व्हाइट, मिस्टर ब्लू, मिस्टर पिंक एटसेट्रा। एंड यही चीज इसके हर एक कैरेक्टर को एक अलग ही लेवल का मिस्टीरियस ऑरा देती है, जिसके कारण हम एंड तक ये प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाते कि इनमें से चोर कौन है एंड पुलिस कौन। इसके अलावा डॉग्स बहुत ही ज्यादा रो फील देती है, जिसमें बड़े बड़े कॉन्वर्सेशन वाले सीन्स हैं, लॉन्ग टेक्स हैं एंड बहुत ही सिंपल कलर्स का यूज हुआ है। वहीं कांटे को बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश बनाने की कोशिश की गई है, लाइक बहुत ही ज्यादा कट्स का यूज करना एंड फ्लेसी इफेक्ट्स का यूज करना। एंड फिल्म की कलर ग्रेडिंग तो अलग ही लेवल पर थी, जिसमें भर भर के सिर्फ ग्रीन एंड येलो कलर्स का यूज हुआ है। हाँ, ये देखने में थोड़े एस्थेटिक तो लगते हैं बट कहीं कहीं इनका इतना ज्यादा यूज हुआ है कि एक हद के बाद ये तुम्हारी आंखों में चुभने लगेंगे। आई डोंट नो व्हाई बट कुछ सीन्स को हद से ज्यादा स्टाइलिश बनाने की कोशिश की गई है, जिससे वो
वियर्ड लगने लगते हैं। टेरेंटिनो की रिजर्वोयर डॉग्स एक हाईली 18+ फिल्म है जिसमें वॉयलेंस, ब्लड एंड बहुत ही ज्यादा गालियां हैं। लिटरली एक सीन में तो मिस्टर ब्लॉन्ड उस पुलिस वाले का सीधा कान ही काट देता है। एवन फिल्म की शुरुआत ही एक डिनर सीन से होती है जिसमें सभी लोग बैठकर मैडोना के सॉन्ग लाइक ए वर्जिन के लिरिक्स पे डीप डिस्कशन कर रहे होते हैं, जहां मिस्टर ब्राउन प्लेड बाय क्वेंटिन टेरेंटिनो कहता है कि ये सॉन्ग कोई लव सॉन्ग नहीं है बल्कि ये सॉन्ग रफ सेक्स की बात करता है। वैसे भी अगर तुमने टेरेंटिनो का सिनेमा एक्सप्लोर किया है तो यू नो कि उनकी मूवीज में क्या क्या होता रहता है, जहाँ ये सब तो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। बट यू नो कांटे एक बॉलीवुड फिल्म है जो अपनी बाउंड्रीज को पुश करने की कोशिश तो करती है, बट ऑब्वियसली वो हॉलीवुड वाली चीजें नहीं दिखा सकते थे, वो भी साल 2002 में। वैसे भी इंडिया में तो जोक मारने पर भी जेल हो जाती है, तो सोचो उस टाइम क्या क्या होता। फिर भी हम कांटे को एक गुड एडेप्टेशन मान सकते हैं। बट डिड यू नो ये क्वेंटिन टेरेंटिनो की वन ऑफ द फेवरेट एडेप्टेशन है। एवन टेरेंटिनो ने तो इसे सिटी ऑन फायर फिल्म के साथ अपने सिनेमा में स्क्रीन भी किया था एंड फिल्म में हर एक कैरेक्टर को बैक स्टोरी देने वाले आइडिया की बहुत ही ज्यादा तारीफ भी की थी। एंड टेरेंटिनो कांटे को अपनी मूवीज की सबसे बेस्ट एडेप्टेशन बताते हैं, जो कि उनको अब तक का दिया गया सबसे फेवरेट ट्रिब्यूट था। डैम भाई, अगर टेरेंटिनो ने एक्सेप्ट कर रखा है, टेरेंटिनो ने अप्रिशिएट कर रखा है, फिर क्या चाहिए। एंड इसीलिए आज के वार्तालाप को हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर तुमने इन दोनों मूवीज में से कुछ भी देखा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि तुम इन सब पर क्या ओपिनियन रखते हो। बाकी अगर तुम चाहो तो और भी कुछ ऐसी मूवीज या फिर न्यू वीडियोस के लिए आइडिया सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि हम फिर मिलेंगे। बाय बाय। मोरी कलाई ना मोड़ो पिया, तोरी कलाई ना छोड़ेंगे हम, तोरे बिन हम अधूरे हैं नाम कसम।